लेकिन आखिरकार एक एक्सपर्ट की मतलब एज हमारे अगर हम कूटनीतिक रिश्तों की बात करते हैं और डिफेंस की बात करते हैं, उस पर कमर आगा जी, सरकार की जो पॉलिसीज है, सरकार के जो इनिशिएटिव्स है, पीओके पर जो लगातार रणनीति हुई है सरकार की, आपको लगता है सही दिशा में स्टेप लिए जा रहे हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि इसके दो अंग हैं अगर देखा जाए भारत की जो पॉलिसी रही है। पहले 2 साल मोदी जी की जो पॉलिसी थी वो थी कि बातचीत, पीस, फ्रेंडशिप, जो बहुत दिनों से चल रही थी, पिछले 10-15 साल से चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की डे 1 से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शरीफ जी को भी बुलाया गया, बातचीत शुरू हुई, पहले ही दिन ये बात हुई। लेकिन उसका हम 2 साल तक इंतज़ार किया गया, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, मीनिंगफुल नहीं। नतीजे में क्या निकला? पठानकोट निकला, कश्मीर में हालात बिगड़ते गए। दूसरी तरफ हमने देखा कि जिस तरीके से पंजाब के कई शहरों में अटैक हुआ, गुरदासपुर में, पठानकोट में, फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में लगातार, फिर उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश में भी ये कोशिश कर रहे हैं, बंगाल इमारट्स बनाने की बातचीत हो रही है, जिसमें वेस्ट बंगाल और आसाम और दूसरे प्रांतों पे अटैक होगा, और वहाँ पे जिस तरीके से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही थी और जो पाकिस्तान की जिनको सीधी सपोर्ट थी, जिसका की शिकायत पहले बांग्लादेश ने की। तो इन सब को देखते हुए मैं समझता हूँ दूसरा फेज़ शुरू हुआ, जिसके अंदर ये हुआ कि भाई बातचीत से लगता है कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, एक ही रास्ता बाकी बचता है कि वी शुड बिल्ड अप ए प्रेशर। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक, मुझको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जिसमें वार की बात की जा रही है। अभी भी उन्हीं ने वार के बात नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट का स्टैंड बहुत क्लियर। अगर आप आज देखिए, जो फॉरेन सेक्रेटरी की जो मीटिंग के बारे में बात हुई, तो उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि अगर मीटिंग हो जाएंगे जरूर वहां पाकिस्तान, लेकिन टेरर पे बात करेंगे, तो टेररिज्म पे बात करेंगे, जो हमारे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग भी का डिसेंट नहीं। जो टेररिज्म लगातार बढ़ता जा रहा है और कोई एंड नजर नहीं आता। पहले बातचीत हम लोग करते थे, हमको एक स्टेज पे लग रहा था कि सियाचिन और सरग्रीक का मसला हल हो जाएगा, लेकिन बॉम्बे ब्लास्ट हो गया, वहां पे 26/11 हो गई और सारी बातचीत खत्म हो गई। बैकस्टैबिंग बार-बार जब आगे कदम बढ़ाए जाते हैं पाकिस्तान की तरफ बैकस्टैबिंग होती है। मेहतरार, आप कह रहे हैं कि बातचीत से रिजॉल्व मैटर होना चाहिए, लेकिन जब इसी तरह से इंसिडेंट होते रहेंगे, अभी श्रीनगर में जिस दिन हमारा 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन हमला होता है, आखिर का बातचीत से राह कब तक आगे कब तक बढ़ती रहेगी? क्योंकि बातचीत का समय तो गया लगता है, क्योंकि कुछ कोई मानने को तैयार ही नहीं। असल में मैं एक बात पे हैरान होती हूँ कि आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है कि हमारे और आपके दरमियान में जो इशू है वो कश्मीर है। आप कहते हैं टेररिज्म के बारे में बात करनी, आई डोंट थिंक पाकिस्तान शुड हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। पाकिस्तान को आपका एक जो केस है जिसमें पाकिस्तान का नाम आता है, पाकिस्तान शुड डू समथिंग अबाउट इट। बट आप लोगों का ये कहना कि कहीं पे अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, कश्मीर में ABCD जहाँ पे जो हो रहा है उनका कोई इंडिजिनस रूट्स नहीं है और सब कुछ पाकिस्तान का, आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफेयर एंड totally counterproductive. अभी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स is not us, it is the Bangladesh, it is the Afghanistan government, they are criticizing Pakistan and Pakistan is formating trouble every other country. Tarar, 1 second, बांग्लादेश अकेला नहीं है, अफगानिस्तान भी यही बातें कर रहा है और हम भी यही बात कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर दिल्ली आए हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो प्रेस स्टेटमेंट दिया उसमें भी यही कहा है, उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी अकेली नहीं है, बांग्लादेश की भी है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी यही बात कर रहा है। जी 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 मेहतरा, आप लोग तो कहते हैं कश्मीर में भी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तानी कर रहे हैं, आप वहां पे जो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं आप कह रहे हैं उनको, आप उनको भी बेइज्जती उनकी कर रहे हैं, जिनको आप अपने लोग कहते हैं आप उनकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर टू योर ओन पीपल जिनको आप अपने लोग कहते हैं। सो अलाउ मी टू फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के देयर इज नो अदर ऑप्शन। दुनिया में जितनी बड़ी लड़ाइयाँ थी, हिरोशिमा और नागासाकी से शुरू होके इराक और अमेरिका हो गया, ईरान और अमेरिका हो गया, सीरिया, लीबिया, लेबनान, दुनिया की हर जगह पे जहाँ पे ब्लडशेड है, नथिंग विल एवर चेंज अनलेस पीपल स्टॉप
being hostile to one another and start talking. It's as simple as that. How long you want us to keep waiting for the talks? नहीं, one second, मेहर, आप कितनी देर चाहते हैं कि हिंदुस्तान बर्दाश्त करता रहे? एक मिनट, आपके हिसाब से कोई सीमा होगी? एक सेकेंड मेहर, आज भी फॉरेन सेक्रेटरी ने यही कहा कि बातचीत हो सकती है, लेकिन बख्शी सर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास 1 मिनट में आ रहे हैं आपके पास। जी आज भी ये बातचीत हुई कि बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले मुद्दा जो है 2-3 शर्तें हैं। पहले कि एक तो ये कि दहशत और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, इसलिए दहशत पे बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो सीमा रेखा है, यानी हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसके रिस्पेक्ट पाकिस्तान को करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि जो कैंप्स वहाँ पे चल रहे हैं, शिविर जिनको हम लोग कहते हैं यहाँ पे मिलिटेंट्स के, वो बंद होने चाहिए। और जो लोग 26/11 में इन्वॉल्व हैं, जो खुलेआम वहाँ पे घूम रहे हैं, उन पे पाकिस्तान उनके खिलाफ कम से कम केस तो चलाना शुरू करे। हमने इतने डोसियर दिए हैं, इतनी बातें की हैं, हम लोग आज भी चाहते हैं, आज भी ये कहा गया है। जीडी बख्शी सर, आप कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान का हाल वही है, ढाक के 3 बात को सुधरने वाले नहीं है, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से कहना है। जी सर, जीडी बख्शी सर। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि पिछले 15 सालों से तकरीबन एक कंसेंसस सा आ रहा था कि स्टेटस को फ्रीज किया जाए और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको जो है इररिलेवेंट बना के इसी के बेसिस पे सेटल कर लिया जाए दोनों देशों का। जो हाल में आपने कहा है पाकिस्तान ने और जो पाकिस्तान की ने किया है, हमें उससे बड़े अफसोस के साथ यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जितने हमने पीस के एफर्ट्स किए हैं उसे हमारी कमजोरी समझकर आपकी डीप स्टेट, आपकी फौज और आपकी आईएसआई आज एंटे को अप कर रही है। लगता है चीन का सपोर्ट पाकर आपकी फौज फिर से मिसकैलकुलेट करने वाली है। मेहर तरार जी, याद रखिए, तकरीबन हर वॉर आपने इनिशिएट करी है, आपकी फौज अपने आप को ओवर एस्टिमेट करती है, बहुत सब्जेक्टिव उसकी कैलकुलेशंस होती हैं। एडवर्सरी क्या करेगा कभी वो फैक्टर इन नहीं करती। चीन का सपोर्ट लेके आपका डीप स्टेट फिर हुंकारें भर रही है और स्टेटस को के बदले वो जो है हमारा कश्मीर का हिस्सा मांग रही है, स्टेटस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जब भी ऐसा हुआ है लड़ाई हुई है, और मुझे तो हैरत है कि आप कैसे सोच सकते हैं कि इस बार बगैर लड़ाई के आपको कश्मीर मिल जाएगा। जी मेहर जी, पाकिस्तान में तो एक बस आई वुड जस्ट लाइक टू से वन लास्ट थिंग। आप लोग जो ये टीवी पे सुनते हैं, आई कैन एक्चुअली टॉक टू 10,000 पीपल एंड मैं उनकी रिकॉर्ड करके कॉन्वर्सेशंस आपको सुना सकती हूँ। ना लोगों के दिमाग में कश्मीर है, लोगों के अपने इश्यूज हैं, बिजली का है, पॉवर्टी है, गुर्बत है, खाने का खाना अच्छा मिलना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन। People don't talk about Kashmir. What you see is just on TV and political bombast. Are you saying 26/11 happened on TV? Are you saying Pathankot attack happened on TV? आप कह रहे हैं कि सांबा अटैक टीवी पे हुआ? People look at Kashmir. Of course, कुछ लोग इस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं because some people like to see the hostilities grow between the two countries. और वो चाहते हैं कि ये बिजनेस चलता रहे, वॉर का बिजनेस। बट आज की गवर्नमेंट, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, majority of Pakistanis do not want any kind of hostility with India. मैम, कश्मीर के नाम पे लाखों लोग रैलियों में आते हैं। तरार जी, Does their voice matter? Does their voice matter? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की फौज की चलती है मैडम। नहीं हुआ ना, यमन में भी नहीं गए ना, सऊदी अरेबिया की मदद करने नहीं छलांगे मारते हुए चला गया ना। पाकिस्तान will not get into any kind of war with any country. Pakistan knows that. पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। पाकिस्तान is already। ये जो आपको समझ में आ रहा है वो आपके फौज को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये आपकी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ में आ रहा? Why they are fomenting trouble in Kashmir? Why they are radicalizing the youth of Kashmir? और वॉर कौन करेगा? नहीं, आप ये बताइए कि तो ऐसे आपके प्रधानमंत्री इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि वह श्रीनगर में अपना वो झंडा फहराएंगे? He shouldn't have given that statement. He shouldn't have said कि हम कश्मीर लेंगे। मैंने तो सवाल But he has.
इस तरह के स्टेटमेंट से, इस तरह के स्टेटमेंट से तमाम पैनलिस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जरा हम जिस मुद्दे से हमने शुरुआत की थी उससे वापस आते हैं। निशिकांत दुबे, मैं आप पे फिर से आऊंगी। आप, क्योंकि जो आपने मांग उठाई थी, क्या आपकी किसी रिप्रेजेंटेटिव से, बलूचिस्तान से किसी रिप्रेजेंटेटिव से या किसी से भी, पीओके से किसी से बात हुई है क्या इस मुद्दे पर? देखिए, मेरी लगातार बातचीत हो रही है और मैं एक ऐसा आदमी हूं जो 1999 से लेकर 2016 तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जबकि मैं 2 या 3 बार जो है श्रीनगर नहीं गया हूं। उस समय श्रीनगर गया हूं जबकि कोई वहां जाने को तैयार नहीं था। और मैं केवल राजीव जी ने जो कुछ बातें कही उसका जवाब देना चाहता हूं। जो बलूचिस्तान के बारे में आज कांग्रेस की इतनी तिलमिलाहट है और कांग्रेस इस तरह के घटिया बातें जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए बोल रही है। नहीं, हमारी कोई तिलमिलाहट नहीं है। सरमल, हमारी कोई तिलमिलाहट नहीं है। सरमल, हमारी कोई तिलमिलाहट नहीं, माय डियर सर। सरमल, आई हैव टोल्ड यू कि वी आर स्टैंडिंग बाय मैंने उन लोगों की बात सुनी, मैंने कभी रोका नहीं। मैंने देखिए, मनमोहन सिंह साहब ने जब बलूचिस्तान पे कहा था तब बीजेपी। राजीव जी बात सुनिए फिर अपना जवाब दीजिएगा। राजीव जी बस बात सुनिए फिर अपना जवाब दीजिएगा। शर्मल शेख में जब बात कही थी तब बीजेपी ने क्या कहा था, याद कर लीजिएगा निशिकांत जी। आज इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बीजेपी का क्या स्टैंड था जब मनमोहन सिंह साहब ने कहा था आप ये समझिए कि 1952 से हस्तक्षेप करती है बलूचिस्तान में। 1952 से देखिए, यही कारण है कि मैं किसी टीवी डिबेट में नहीं आता। नहीं 1952 से यदि राजीव जी, निशिकांत जी और राजीव जी एक एक करके बात करें तो बेहतर होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सारे निशिकांत जी बोलिए, राजीव जी आप इनका जवाब दीजिएगा। निशिकांत जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 1952 से जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें रिजर्व है। क्या ऐसा कारण है कि कांग्रेस ने लोकसभा की सीट वहां के लिए रिजर्व नहीं की? सबसे पहला सवाल यह है। दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान जिसके लिए कि इतना बड़ा हंगामा हुआ और जो प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द का यूज कर रहे हैं, वो मनमोहन सिंह जी ने सरमल शेख में पहली बार बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाया और ऐसा लगा जैसे कि भारत कोई गड़बड़ कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि वहां जो है मानवाधिकार का हनन हो रहा है, बलूचिस्तान में हनन हो रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान में हनन हो रहा है और वो हमारा पार्ट है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा पार्ट है। और अब जब भी पहली बार इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब भी अब पाकिस्तान से बातचीत होगी तो केवल अवैध कब्जे वाले पाकिस्तान के बारे में बात होगी। और मैं ये कहूंगा कि पूरे देश का जो अभी तिरंगा यात्रा चल रहा है, जो मुहिम राष्ट्रवाद का चल रहा है, वो दिन सबसे बढ़िया दिन होगा जब ये इस देश के सारे लोग, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी दल के हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ग के हों, सभी मुजफ्फराबाद में जाके करोड़ों करोड़ लोग यदि हम लोग तिरंगा फहराएंगे, जैसे आज कहते हैं कि श्रीनगर के लाल चौक पर फहराएंगे। श्रीनगर के लाल चौक पर तो हमेशा झंडा फहरते रहता है, बक्सर स्टेडियम में हमेशा झंडा फहरते रहता है, वो हमारा पार्ट है। हमारे सैनिक उसके लिए, आप समझिए, जो छद्म लड़ाई कर रही है पाकिस्तान, उसके लिए आम आदमी को बचाने के लिए हमारे सैनिक दिन रात अपना जान निछावर कर रहे हैं। मैं कल ही आया हूँ, कल हमारे यहाँ के मीरजाम संथालपन्ना, जहां से मैं सांसद हूँ, वहां एक प्रमोद त्रिपाठी जो है, आपको पता है कि उनकी मौत हो गई इन आतंकवादियों से लड़ते हुए। तो हम तो रोज लड़ाई कर रहे हैं। वो दिन सबसे बढ़िया दिन होगा इस देश के लिए कि जब सारे दल, पार्टी, जाति के लोग अपना सब कुछ भुलाकर मुजफ्फराबाद में कैसे तिरंगा फहरे उसकी व्यवस्था करें और अवैध कब्जे से हम मुक्त करें यदि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को, वो दिन अच्छा होगा। और प्रधानमंत्री ने उसी डिबेट को आगे बढ़ाया। जी मैं अमित रैना के पास जाऊं, उससे पहले अमित मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि राजीव त्यागी तब से निशिकांत जी की कई बातों पर जवाब देना चाह रहे थे। राजीव, कई बातें निशिकांत ने भी कही है कि ये अभी का मुद्दा नहीं है, कि पिछले कई सालों का मुद्दा है। क्यों कांग्रेस की तरफ से पहल नहीं की गई? क्योंकि आप अभी फिलहाल सरकार पर भी ये हमला कर रहे हैं इस पर। कांग्रेस ने ही विधानसभा में पीओके की सीटों को रिजर्व किया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई समाधान तो निकला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे मित्र ने कहा कि तिरंगा तो श्रीनगर में फहरता ही रहता है और लाल चौक पे फहरता रहता है। एनआईटी में हमारे छात्रों ने तिरंगा फहराने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार ने उन पे लाठीचार्ज किया। अभी एक 14 साल की बच्ची जाकर के तिरंगा फहराना चाहती थी, उसको श्रीनगर से वापस भेज दिया गया। तो ये सरकार मुझे बताएगी कि सरकार के जो हाइपरबोलिक बातें हैं, चाहे निशिकांत जी की हो या प्रधानमंत्री महोदय की हो, इस बातों से कब बाहर निकलेगी सरकार? सरकार ये तय करे कि दिग्भ्रमित अवस्था से बाहर निकले सरकार। आप कहते हैं अलगाववादियों से बात नहीं करेंगे, उसके बाद
विदेश राज्य मंत्री जाकर के पाकिस्तान के उच्चायोग में जाकर के अलगावदियों के साथ ईद की दावत खाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, देखिए लोगों को बहुत सारी और समस्याएं हैं। बलूचिस्तान पे सरकार जो करेगी कांग्रेस पार्टी उसके साथ है, लेकिन हम लोग बात ये पूछना चाहेंगे आपसे कि सरकार ने वादा किया था 1 सर के बदले 10 सर, सरकार ने वादा किया था 56 इंच का सीना दिखाने का, सरकार ने वादा किया था लाल लाल आंखें करने का, सरकार ने वादा किया था काला धन लाने का, सरकार ने वादा किया था किसानों को कॉस्ट प्राइस में 50%। जी आपने कई सवाल किए, उसका जवाब लेंगे। आपने एक लंबी फहरिस्त सवालों की दे दी है। जी राजीव जी एक मिनट, जफर इस्लाम जी, क्योंकि अमित रैना ने बहुत टाइम से, अमित रैना जी भी वेट कर अपनी बारी का। राजीव जी, विपक्ष का दायित्व है। राजीव जी बाकी पैनलिस्ट के लिए भी समय की जरूरत है। अमित, जो अब ये जो आगे सामने रखा गया है ये प्रस्ताव, क्या सुधरेगा इससे? रिप्रेजेंटेटिव आने से आपको लगता है वहां पर हालात सुधरेंगे? क्या चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, मेरा तो पहले सबसे बड़ी जो आज की चिंता का विषय है वो इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि पहली बार नहीं है कि जब गवर्नमेंट इंडिया ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर बात उठाई है। पिछले साल जब यूएन में पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर इशू उठाया तो सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड इंडिया का बात की, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, उसके बाद ठंडा हो गया। हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर एक रिएक्टिव एटीट्यूड रहा है। पाकिस्तान ने कुछ बोला तो हमने उसको लेकर कहा नहीं, आपके पास भी हमारा हिस्सा है। हमने कभी उस पर प्रोएक्टिव एटीट्यूड नहीं लिया है। जहाँ तक अभी बख्शी साहब कह रहे थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर बनने की बात हो रही है, आप उसको इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बना सकते। आपके अपने लोग पाकिस्तान के कब्जे में हैं जो आज काफ़ी तकलीफ में हैं, और एज अ नेशन आपकी ड्यूटी है कि आप उनको वापस लेके आएँ। और मेरी उम्मीद है कि भाजपा और प्रधानमंत्री इस बार काफ़ी सीरियस है इसको लेकर, और ये सिर्फ एक अभी कश्मीर में जो इशू हो रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए नहीं है। जी बख्शी सर जी। देखिए, मैंने सिर्फ बताया था कि जो यूपीए के काल में जो बातचीत हो रही थी उसकी रूपरेखा क्या थी, जो मनमोहन सिंह और जनरल परवेज मुशर्रफ का एग्रीमेंट हो रहा था। मैं अब साफ कहना चाहता हूं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट करी है, इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ रिएक्टिव डिफेंसिव कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ओरिएंटेड स्टांस इन योर ओन टेरिटरी और एक टू अ प्रोएक्टिव स्टांस कि अगर पाकिस्तान को शांति नहीं चाहिए, हमारे प्रयासों के बावजूद वहां की फौज, एंड मैं केवल मेहर तरार जी को कहना चाहता हूं, मैडम वी रिस्पेक्ट यू, यू आर अ रीजनेबल पर्सन, बट अनफॉर्चुनेटली यू आर अ माइनॉरिटी, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, एंड पाकिस्तान आपकी नहीं सुनी जाती। मेहर तरार, आपसे ये सवाल थे कि आप जैसे लिबरल्स पाकिस्तान में उनकी संख्या बेहद कम है, लेकिन क्या वजह है कि हाफिज सईद जैसे आतंकियों की आवाज के आगे आप जैसे लिबरल्स की आवाज दब जाती है, और कल इनफैक्ट उनको रैली करने की इजाजत भी दे दी गई है। कल मीटिंग जो गुजर गई, ऑनेस्टली हाफिज सईद के बारे में मोस्टली इंफॉर्मेशन आप लोगों की तरफ से मिलती है, क्योंकि हमारा मीडिया उनको कवर करता नहीं है इस तरह के लोगों को, इन ऑर्गेनाइजेशंस। अरे आज तो टीवी ने ये जो आप लोगों के कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में बहस कर रहे हैं, आई थिंक जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आए या जो कुछ उससे पहले सुषमा स्वराज साहिबा आई या एनएसएस की मीटिंग हुई, आई थिंक वो सारी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी, और उसी लाइन पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हालात आगे बढ़ने चाहिए। आई डू बिलीव कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कश्मीर हैज़ ऑलवेज बीन द आउटस्टैंडिंग इशू, और आप लोग टोटली जस्टिफाइड है उसको अपना मेन इशू बनाने के लिए, एंड पाकिस्तान बिलीव्स द सेम, एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हरज है कि आप लोग और हमारी गवर्नमेंट्स आपस में बैठे और इस मसले को वंस एंड फॉर ऑल, यही जो बातें मीडिया में आके करते हैं, रैलीज में करते हैं, स्पीचेस में करते हैं, लेकिन सिट इन फ्रंट ऑफ वन अनदर एंड टेल वन अनदर। कितनी बार किया जाएगा ये? 15 साल से कोशिश हो रही है। इससे इस तरह की बम्बास्टिक स्टेटमेंट्स आपका इंटेग्रल पार्ट है, हम कहते हैं हमारा इंटेग्रल पार्ट है। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू गो एनीवेयर। आई थिंक बोथ द गवर्नमेंट्स शुड सिट डाउन। मेहर 1 सेकंड, 15 साल से कोशिश हो रही है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए गए, मुजफ्फराबाद बस गई, मुजफ्फराबाद बस चली, कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग, कश्मीर सेंट्रिक कॉन्फिडेंस मेजर्स लिए गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद फिर कश्मीर पे अटैक होता है। तो जो आपकी प्रो इंडिया पार्टीज हैं कश्मीर में,
वो भी खुश हो रही होती है और जो सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट है वो भी खुश हो रहे हैं। महर पॉइंट सुन नहीं रही है, समझ रहे आपका पॉइंट है, सुन नहीं रही है क्योंकि वो बार बार वही बात कह रही है कि बातचीत होनी चाहिए। देखो 15 साल से हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे थे, कश्मीर सेंट्रिक डायलॉग्स हुए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ली गई, बस चलाई गई। ये हुआ था कि अब ये होगा, बॉर्डर ट्रेड होगा दोनों के बीच में, बैंक सेटअप करने की बातचीत की जा रही थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? हाफिज सईद साहब, जैशे मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लोग आए, उन्हीं ने वहां पे बॉम्बिंग की और सारी चीजें सबोटाज हो गई। ये जब तक आप लोग मिलिटेंट को वहां पे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेहर वन सेकेंड, जब तक आप अपनी यहाँ की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन पे रोक नहीं लगाएंगे कोई चीज आगे नहीं बढ़ सकती। डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आया गया था, बात ये हुई थी नवाज शरीफ से पहले दिन कि भाई डेवलपमेंट होगा, पूरे साउथ एशिया का डेवलपमेंट होगा, पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जा रही थी। मिला क्या? उसके बाद नतीजे में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिवाय मॉडर्न क्या है। क्योंकि हम लास्ट सेगमेंट में पहुंच गए इस डिस्कशन के। कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं सबसे लेना चाहूंगी, कमर जी इनफैक्ट आपसे से बोलूंगी, अब जो ये मांग उठी है, क्या आपको लगता है इससे काफी बदलाव होगा, एक सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये एक डिमांड है, अभी इसमें पार्लियामेंट में डिबेट होगा, इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें, ये उनका बिल आया है, सिलेक्ट कमेटी में गया होगा, मेरा ख्याल है वहाँ से आएगा, फिर पार्लियामेंट में पास होगा, कंसेंसस बनाना पड़ेगा अपोजिशन के साथ मिलके। हमारी यहाँ डेमोक्रेसी है, उसका एक प्रोसेस है, और मैं समझता हूँ कि अगर बनाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जब असेंबली में भी लोग मौजूद हैं, वो भारत का एक हिस्सा हम उनको मानते हैं और हैं भी भारत का एक हिस्सा, और लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं जिनको लाया जा सकता है, आना चाहते हैं असेंबली में। अब ये पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स। अमित, कुछ अड़चने आपको लगती है, कुछ कानूनी अड़चने हैं इस पूरे मैटर में जो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? आपको लगता है कि ये सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? नहीं, सोल्यूशन की तरफ तो बढ़ी रहे, अमेंडमेंट होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। स्वाति जी, मुझे इसके बारे में बात करिए, 5 सीटों के बारे में बात करें, आप पीओके के मसले के बारे में बात करें। हम पीओके के मसले के बारे में ही बात कर रहे हैं। पहले अमित जी से मैं रिएक्शन जानूंगा, फिर आपसे। देखिए, सोल्यूशन तो है, एक पॉजिटिव सोल्यूशन है, क्योंकि आप उस एरिया को वापस लेना चाहते हैं जो आपका हमेशा रहा और सेंचुरी से रहा है। एक कश्मीरी पंडित होने के नाते तो मैं जरूर कहूंगा कि हमारे तो सबसे पहले पूजा ही होती है, नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पूरा वासिनी। तो शारदा जो है, जो कश्मीर का पार्ट रहा है और इंडिया का पार्ट रहा है, वो आज मेरे अपने रिलीजियस हिसाब से भी वापस आए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। बट ऑन अ पॉलिटिकल फ्रंट कश्मीर को एक होना होगा। जब तक कश्मीर एक नहीं होगा और भारत के साथ नहीं आएगा, ये समस्या चलती रहेगी, और इस को लेकर भी भारत को आगे काम करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक पीओके का सवाल है, हमारे सरकार ने बहुत साफ साफ कह दिया कि हमारी पहली मंशा है कि पीओके जो हमारा पार्ट है, वहाँ पे हमारे इंडियन नेशनल्स रह रहे हैं, सफर कर रहे हैं, हमें उस पीओके को अपने इंडिया के साथ, रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना है। और जहाँ तक 5 जो सीटों के बारे में बात करें, वो चर्चा का मसला है। उसमें अगर सरकार अगर उस पर अगर सहमति होती है सरकार में, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा और उसके बाद ही पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन जहां तक पाकिस्तान, हमारी पूरी फोकस अभी इस वक्त है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करो, और पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, ग्लोबल कम्युनिटी में उनकी जो एक हैसियत है उसको कम करना है, और अपनी जो हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने। जी राजीव जी समय बहुत कम है, 10 सेकंड में। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं, और सरकार अगर ऐसा बिल लाती है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी और सरकार के साथ खड़ी होगी। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैं रक्षा मंत्री महोदय के उस बयान का स्वागत करूंगा जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान जाना नरक में जाने के बराबर है। तो प्रधानमंत्री मोदी गए थे और नरक में गए थे, तो गंगा स्नान कर लें, अगर न कर पाए तो मुझे बता दें। यहाँ पर राजनीतिक बातें नहीं करते हैं और मुद्दे से भटकते नहीं है, समय कम है। जीडी बख्शी जी, आपसे हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना चाहेंगे शो में। भाई मोदी जी बख्शी सर, राजीव त्यागी जी, जीडी बख्शी सर। देखिए राजीव जी, 1 मिनट। देखिए, ऐसा है कि पीओके बेस है, जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप हैं, वो पीओके के अंदर हैं। अब हमको एक रिएक्टिव से प्रोएक्टिव पॉलिसी की तरफ जाना चाहिए, क्लियर सिग्नल देना चाहिए कि हम बहुत पहले कोशिश की जा रही थी टू फ्रीज द स्टेटस को। अगर पाकिस्तान को मंजूर नहीं और वो युद्ध की राह जाना चाहता है, then two can play the game। वाकई हर एक प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जरूरत है। और आखिरकार बात से अभी मुद्दा क्योंकि बढ़ नहीं रहा, लेकिन जो स्टांस आया है सरकार की तरफ से, ये एक वेलकम स्टेप है। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।